वेलकम बैक टू वीडियो क्लासेस यूपी। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोज़ में समझा था, समुदाय क्या होता है, समुदाय और समाज में अंतर स्पष्ट किया था हमने। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि समाज क्या होता है, समाज का अर्थ, समाज की परिभाषा तथा इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप एक बार से जाकर उसे अवश्य देख लें। समुदाय और समाज में क्या अंतर होता है ये स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब वीडियो क्लासेस यूपी। एंड वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर अवश्य कर दें। ओके, तो चलिए देखते हैं समाज क्या होता है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि मानव जो हम हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी कि हम एक सामाजिक प्राणी अपने समाज में रहते हैं। ठीक है, समाज व सामाजिक जीवन मानव का स्वभाव है। इस प्रकार समाज मानव के साथ साथ चलता है, मानव से ही समाज है। ठीक है, हम सभी से ही हमारे समाज का निर्माण हुआ है और हम अपने समाज के साथ साथ ही चलते हैं। ठीक है, अतः समाज मनुष्य में निहित है, मानव से ही समाज है। जैसा कि हम सभी को पता है, हम ही से क्या है, हमारा समाज है। अपनी आवश्यकताओं को लेकर मनुष्य ने समाज को कहीं बाहर से नहीं बुलाया है। इस तरह से मनुष्य की यदि कोई परिभाषा मनुष्य के रूप में की जाती है तो यह उसके मानव समाज से पृथक नहीं हो सकती, उसके सामाजिक जीवन और उससे उत्पन्न उसकी सांस्कृतिक व्यवस्था से पृथक नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे कि सामान्य बोलचाल की भाषा में या साधारण अर्थ में समाज का अर्थ जो होता है व्यक्तियों के समूह के लिए किया जाता है। जैसा कि आमतौर पर हम अपने सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, ये हमारा समाज है, तो व्यक्तियों के समूह के लिए ही समाज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी भी संगठित या असंगठित समूह को समाज कह दिया जाता है। जैसे हम कहते हैं आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, ये सभी हम अक्सर पढ़ते आते हैं कि ब्रह्म समाज हमारा जो है, इसकी स्थापना हम लोग ये सब पढ़ते हुए आ रहे हैं। हिंदू समाज, जैन समाज, विद्यार्थी समाज भी हम कहते हैं, महिला समाज आदि जो हैं, ये क्या है, आमतौर पर हम ऐसे कहते हैं कि ब्रह्म समाज है, ये आर्य समाज है, ये महिला समाज है। ठीक है, तो ये हमारा जो होता है, ऐसे ही समाज, हमारा समाज का निर्माण होता है। यह समाज शब्द का साधारण अर्थ है जिसका प्रयोग विभिन्न लोगों ने अपने अपने ढंग से किया है। किसी ने इसका प्रयोग व्यक्तियों के समूह के रूप में, किसी ने समिति के रूप में, तो किसी ने संस्था के रूप में किया है। ठीक है, कोई इसका जो अर्थ लेता है वो व्यक्तियों के समूह के रूप में कोई इसका प्रयोग करता है, कोई किसी समिति के रूप में करता है, तो कोई किसी संस्था के रूप में इसका प्रयोग करता है। ओके, इसी वजह से समाज के अर्थ में निश्चितता का अभाव पाया जाता है। विभिन्न समाज वैज्ञानिकों तक ने समाज शब्द का अपने अपने ढंग से अर्थ लगाया, यानी कि वैज्ञानिक भी समाज को जो है अपने अपने ढंग से इन्होंने भी इसका अर्थ दिया है। ठीक है, उदाहरण के रूप में राजनीति शास्त्री समाज को व्यक्तियों के समूह के रूप में देखता है। ठीक है, मानव शास्त्री आदिम समुदायों को ही समाज मानता है, जबकि अर्थशास्त्री आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करने वाले व्यक्तियों के समूह को समाज कहता है। ठीक है, यानी कि जो वैज्ञानिक और बाकी के विद्वान हैं, हमारे बाकी के विद्वान और वैज्ञानिक भी अलग अलग अर्थों में समाज को परिभाषित करते हैं, अलग अलग अर्थों में समाज को बताते हैं। ठीक है, अब देखते हैं समाज का अर्थ। समाजशास्त्र में समाज का अर्थ एक विशेष अर्थ में लिया जाता है। समाजशास्त्र में व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के व्यवस्थित स्वरूप को ही क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में भी समझा था कि जो समाज होता है, यह समाज को क्या कहते हैं हम, व्यक्तियों के संबंध, यानी कि व्यक्तियों का जो संबंध बनता है समाज में, उसी का जाल कहा जाता है। अभी आगे कुछ परिभाषाओं से और स्पष्ट होगा हमारा समाज का जो परिभाषा विभिन्न शास्त्रियों ने दिया है, अलग अलग परिभाषा, उससे और अधिक स्पष्ट होता है हमारा समाज क्या है। ठीक है, तो समाजशास्त्र में समाज के अर्थ को कैसे लिया गया, एक विशेष अर्थ में लिया जाता है। जैसे कि समाजशास्त्र में व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के व्यवस्थित स्वरूप को क्या कहते हैं, समाज कहते हैं समाजशास्त्र में। ठीक है, समाजशास्त्र में समाज से आशय व्यक्तियों के एक समूह से नहीं वरन उनके बीच संबंधों की व्यवस्था से है। ओके, समाजशास्त्र में समाज को सामाजिक संबंधों का जाल कहा जाता है। अब ये सामाजिक संबंधों का जाल किसने कहा, ये भी अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, परिभाषाएं पूछी जाती हैं कि ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई हैं। तो समाजशास्त्र में समाज को सामाजिक संबंधों का जाल कहा जाता है। व्यक्ति और व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले अनेक संबंध होते हैं जो एक समाज का निर्माण करते हैं। समाज में मानव व्यवहार व संबंधों के नियंत्रण की व्यवस्था होती है जो समाज के संगठन व उपेक्षित अस्थिरता प्रदान करने की दृष्टि से अत्यधिक महत्व रखती है। समाज में नियंत्रण के यथा आवश्यक औपचारिक एवं अनौपचारिक साधन होते हैं जिनके पीछे समाज की शक्ति व सहमति होती है। ये नियंत्रण के साधन विभिन्न स्तरों व क्षेत्रों में व्यक्ति
व्यक्ति व समूह तथा समूह एवं समूह के संबंध को नियंत्रित व निर्देशित करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है कि समाज क्या है। अब हम समाज की कुछ परिभाषाओं से स्पष्ट करेंगे कि समाज क्या है, और परिभाषाओं को हम ध्यान में रखेंगे कि कौन सी परिभाषा किसके अनुसार दी गई है, किसने कौन सी परिभाषा कही, क्योंकि एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो इस पर हम ध्यान देंगे। सबसे पहले गिडिंग्स के अनुसार देखते हैं। गिडिंग्स ने क्या कहा है, समाज स्वयं एक संघ है, एक संगठन है, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, औपचारिक संबंधों का एक योग है जिसमें सहयोगी व्यक्ति परस्पर आबद्ध हैं, यानी कि परस्पर आबद्ध हैं सहयोगी व्यक्ति एक दूसरे का परस्पर व्यक्तियों का समूह है। जैसा कि हम आगे समझते हुए आ रहे हैं, समाज व्यक्तियों का समूह है। मानव से समाज का निर्माण होता है, मानव से ही समाज है। तो क्या है, ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं, परस्पर आबद्ध होते हैं। ओके, अब गिन्सबर्ग के अनुसार देखते हैं। गिन्सबर्ग ने क्या कहा है, समाज मानवीय संबंधों का क्या है, संपूर्ण एक जाल है। ठीक है, जैसे एक जाल है मानव संबंधों का, परस्पर एक दूसरे से सबका संबंध होता है। ठीक है, ये जाल आप देख सकते हैं, ये क्या है, संपूर्ण जाल है। ऐसे आपको याद रहेगा, कुछ न कुछ थोड़ा सा यूनिक करेंगे, कुछ ट्रिकी करेंगे, तो ऐसे आपको परिभाषाएं याद रहेंगी। तो एग्जाम में ये 1.5 नंबर का क्वेश्चन यू हो जाएगा आपसे। ठीक है, तो गिन्सबर्ग ने क्या कहा है, समाज मानवीय संबंधों का क्या है, जाल है। ओके, अब देखते हैं कूले के अनुसार। कूले ने कहा है, समाज स्वरूपों या प्रक्रियाओं का जटिल ढांचा है जो एक दूसरे की अंतःक्रियाओं के कारण जीवित है तथा वृद्धि करता है। संपूर्ण व्यवस्था इस प्रकार संगठित है कि एक भाग पर पड़ने वाला प्रभाव अन्य भागों को भी प्रभावित करता है। ये कूले ने कहा है। तथा लेपियर ने क्या कहा है, वो देखते हैं। लेपियर ने कहा है, समाज मनुष्यों के समूह का नाम नहीं है, वरन यह समूह के मनुष्य के अंतर संबंधों की जटिल व्यवस्था है। यानी कि जैसे हम लोग आगे समझते हुए आ रहे हैं, क्या है इसमें, हर एक व्यक्तियों का समूह है। ये तो अब हमें क्लियर हो गया कि समाज क्या है, व्यक्तियों का समूह है, और मानवीय संबंधों का ये एक संपूर्ण जाल है। हमारा समाज क्या है, मानवीय संबंधों का एक संपूर्ण जाल है। तो इन्होंने भी कुछ ऐसे ही परिभाषा दी है कि मनुष्य के अंतः संबंधों की जटिल व्यवस्था है। ये किसने कहा, ये लेपियर ने कहा है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं मैकाइवर और पेज के अनुसार। मैकाइवर और पेज ने कहा है, इनका भी परिभाषा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अक्सर इनका भी जो परिभाषा है वो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, मैकाइवर और पेज, इन्होंने कहा है, समाज व्यवहारों और प्रणालियों, प्रभुत्व और सहयोग, समूहों और श्रेणियों, मानव व्यवहार के नियंत्रणों और स्वाधीनता का एक विधान है। ये किसने कहा है, मैकाइवर और पेज के अनुसार ये कही गई बात है। और गिलिन का भी देखते हैं। गिलिन ने कहा है, समाज तुलनात्मक दृष्टि से सबसे अधिक अस्थायी समूह है। समाज क्या है, एक अस्थायी समूह है। इसे भी हम ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो क्या है, अस्थायी समूह है जो कि सामान्य स्वार्थ, सामान्य भूभाग, सामान्य प्रकार का रहन सहन और सामान्य पारस्परिक सहयोग या अपनत्व की भावना रखता है। क्या रखता है, हम की भावना, यानी कि अपनत्व की भावना रखता है, जिसके आधार पर वे अपने को बाहर से पृथक करते हैं। ठीक है, ये किसने कहा, ये गिलिन ने कहा है। अब देखते हैं लास्ट जो हमारा परिभाषा है यूटर के अनुसार। ठीक है, यूटर ने क्या कहा है, इसे देखते हैं। यूटर ने कहा है, समाज एक अमूर्त शब्द है। अमूर्त मतलब जिसे हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, पिछले वीडियोस में हमने जब समुदाय के बारे में समझा था, तो उसमें भी मूर्त और अमूर्त के बारे में चर्चा किया था। ठीक है, तो इस बार फिर हम देखते हैं कि समाज क्या है, एक अमूर्त शब्द है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है और आपको समुदाय क्या है ये अंतर स्पष्ट करना है, समुदाय और समाज में क्या अंतर होता है, तो प्लीज़ एक बार आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप एक बार से उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, समाज एक अमूर्त शब्द है, मतलब कि जो अप्रत्यक्ष रूप से हम जिसे देख नहीं सकते, जो अप्रत्यक्ष है। ठीक है, जो समूह के 2 या 2 से अधिक सदस्यों के बीच स्थित पारस्परिक संबंधों की जटिलता का बोध करता है। ये किसने कहा, ये यूटर ने कहा है। तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट, ये हमारी परिभाषाएं थी जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको हम एक बार से रिवीजन कर लेंगे, एक बार से देख लेंगे, इसे याद रखेंगे कौन परिभाषा किसके द्वारा कही गई है। अब देखते हैं कुछ विशेषताएं समाज की क्या क्या विशेषताएं हैं, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, समाज की समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विवेचना कर लेने पर अब हम सरलतापूर्वक समाज की विशेषताओं का उल्लेख कर सकते हैं। कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार है, देखते हैं कौन सी विशेषताएं। पहला पॉइंट क्या है, समाज संबंधों की व्यवस्था है, न कि मनुष्यों का समूह। जैसे कि हम पीछे समझते हुए आ रहे हैं कि क्या है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, जो व्यक्तियों के एक समूह के अंदर होता है, परस्पर संबंध, अंतःक्रिया होती है, वही क्या है, वही हमारे समाज के संबंधों की व्यवस्था है। ठीक है, तो साधारणतः मनुष्यों के समूह को समाज कहकर संबोधित किया जाता है।
स्त्री समाज और पुरुष समाज का प्रचलन इसी अर्थ में है। यह सच भी है कि एक एक मिलकर बहुत से मनुष्यों के योग से समाज बनता है, किंतु एक या कुछ एक व्यक्ति समाज नहीं होते, बल्कि समाज तो अनेकानेक मनुष्यों के संबंधों की एक व्यवस्था है। ठीक है, यानी कि समाज क्या है, एक या दो व्यक्तियों से हमारे समाज का निर्माण नहीं होता है, बल्कि अनेकानेक मनुष्यों के संबंध जब बनते हैं, जब होते हैं, उसकी एक व्यवस्था होती है, वो हमारा समाज होता है, तब हमारे समाज का निर्माण होता है। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा क्या है, समाज अमूर्त है। जैसा कि अभी हमने पीछे समझा था यूटर के अनुसार परिभाषा, उन्होंने क्या कहा था, समाज अमूर्त है। तो अमूर्त का अर्थ है कि जिसका कोई ठोस आकार न हो, अर्थात जो स्थान न घेरती हो, जिसका कोई आकार न हो, न आकार हो न उसका प्रकार हो, न वो हमें दिखाई देता हो। ठीक है, अमूर्त हो मतलब उसका कोई आकार प्रकार हमें न दिखता हो, जिसको स्पर्श न किया जा सके, जिसको हम न देख सके न छू सके, जिसे उठाया अथवा रखा न जा सके। संबंध इस दृष्टिकोण से अमूर्त होते हैं। ठीक है, समाज चूँकि संबंधों की व्यवस्था है तथा संबंध अमूर्त होते हैं। जैसा कि समाज हम लोग देखते हुए आगे से पढ़ते हुए यही चले आ रहे हैं कि संबंधों की एक व्यवस्था है। तो संबंध क्या होते हैं, हमारे अमूर्त होते हैं। अगर कोई हम लोग का किसी का भी किसी से संबंध होता है तो हमें दिखाई तो देता नहीं है कि इनका किस प्रकार का किससे किस प्रकार का संबंध है, तो वो क्या होता है, संबंध अमूर्त होता है। तो जब समाज अमूर्त है और ये संबंधों की व्यवस्था है तो क्या होगा, ये अमूर्त होगा, इसलिए समाज भी अमूर्त है। हम मनुष्य के समूह, परिवार के सदस्यों आदि को देख सकते हैं, परंतु उनके बीच पाए जाने वाले संबंधों को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं, समाज में समानता और विविधता पाई जाती है। अब सभी को पता है कि समाज में क्या होती है, समानता और विविधता भी पाई जाती है। इसमें देखते हैं, समाज यद्यपि संबंधों की व्यवस्था है, परंतु संबंधों का विकास मनुष्यों की पारस्परिक जागरूकता, पारस्परिक संपर्क और अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप होता है। इस दृष्टि से हम समाज की कल्पना मनुष्य के बिना नहीं कर सकते हैं। मनुष्य में पाई जाने वाली समानताएं व उनसे उत्पन्न अंतःक्रियाएं समाज को जन्म देती हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। पीछे जो हम पढ़ते हुए यही समझते हुए चले आ रहे हैं कि मनुष्य में पाई जाने वाली जो समानताएं होती है और उनसे उत्पन्न जो अंतःक्रियाएं समाज को ही जन्म देती हैं, समाज को जन्म देती हैं। ठीक है, इसका तात्पर्य यह नहीं कि समाज में असमानता या विविधता होती ही नहीं है। सत्य तो यह है कि सभी समाज में समानताओं के साथ साथ असमानताएं भी परिलक्षित होती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा 4 पॉइंट जो है, समाज में सहयोग और संघर्ष पाया जाता है। इसमें देखते हैं, समाज अर्थात सामाजिक संबंधों की व्यवस्था। इस पॉइंट को तो हम एकदम गांठ बांध के रख लेंगे कि समाज क्या होता है, सामाजिक संबंधों का जाल या व्यवस्था होता है। इसे तो हम आजीवन, अगर बीएड कर रहे हैं या डीएलएड है तो आजीवन नहीं भूलेंगे। ठीक है, समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है या जाल है। ठीक है, मनुष्यों की अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। मनुष्यों की अंतःक्रियाओं को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, सहयोगात्मक अंतःक्रियाएं और असहयोगात्मक अंतःक्रियाएं। हम ऐसे किसी भी समाज की कल्पना नहीं कर सकते जिसके सदस्यों में सहयोग ही सहयोग हो। सत्य तो यह है कि प्रत्येक समाज में, चाहे वह कितना ही छोटा व सरल क्यों न हो, किसी न किसी रूप में सहयोग की भावना भी अवश्य ही पाई जाती है। ठीक है, तो हम सभी में सहयोग की भावना पाई जाती है। हम किसी न किसी का तो सहयोग, घर में जैसे अगर हम करते हैं, घर का ही फॉर एग्जांपल घर का ही हम लेते हैं, तो घर में अगर मम्मी काम कर रही है या कोई भी काम कर रहा है तो हम उसका सहयोग करते हैं, तो क्या होता है, सहयोग की भावना पाई जाती है। तो समाज में सहयोग और संघर्ष पाया जाता है, ये हम सभी को पता है। अब 5वां पॉइंट जो हमारा है उस पर हम चर्चा करते हैं, पारस्परिक जागरूकता। समाज में सदस्यों के बीच एक दूसरे के अस्तित्व, आवश्यकताओं, सीमाओं, समानताओं और असमानताओं, सहयोग की अनिवार्यता, कार्य पद्धतियों और रीति रिवाजों, समूहों और संस्थाओं आदि के प्रति जागरूकता पाई जाती है। ठीक है, 6वां पॉइंट है हमारा, समाज मानवीय अंतःक्रियाओं का क्षेत्र है। ये भी हम समझते हुए आ रहे हैं, ये भी हमने ऑलरेडी समझ लिया, बस इस पर एक बार इस पर भी शॉर्ट में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति समाज में जन्म लेता है। ठीक है, हम सभी समाज में ही अपने जन्म लेते हैं, हम सभी का एक समाज होता है। ठीक है, जीवन यापन करता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। इस प्रकार समाज में ही उसके व्यक्तित्व का विकास होता है, वह शक्ति अर्जित करता है तथा उसका समाजीकरण होता है। ठीक है, समाजीकरण क्या होता है, इस पर अगली वीडियो हमारी आने वाली है, इस पर भी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अभ्युदय क्लासेस यूपी को। एंड अभी तक अगर वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ 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 एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कर दे। पिछले वीडियो में हम समझेंगे कि समाजीकरण क्या होता है। ठीक है, उसकी स्थिति और भूमिका का निर्धारण भी होता है। इस प्रकार उसकी समस्त क्रियाएं और अंतःक्रियाएं समाज में ही क्या होती है, संपादित होती हैं। ठीक है, तो ये है कि हमारा समाज जो है मानवीय अंतःक्रियाओं का एक क्षेत्र है।
सातवां पॉइंट है हमारा, समाज एक अखंड व्यवस्था नहीं है। इसको देखते हैं। समाज यद्यपि संबंधों की व्यवस्था है, परंतु इस संबंधों का विकास रीति रिवाजों और कार्यविधियों, अधिकारिता और पारस्परिक सहयोग, अनेक समूहों और उपसमूहों, मानव व्यवहार के नियंत्रण की विधियों और उन्हें प्राप्त स्वाधीनताओं के द्वारा होता है। इस प्रकार यह सब मिलकर समाज को आकार प्रदान करते हैं। ठीक है। और पारस्परिक निर्भरता, ये हम सभी को पता है कि जो पारस्परिक निर्भरता एक दूसरे पे पाई जाती है, सभी किसी न किसी पे परस्पर निर्भर रहते हैं। ठीक है। कोई भी मनुष्य अन्य मनुष्यों से सर्वथा स्वतंत्र रहकर अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। वस्तुतः पारस्परिक निर्भरता के कारण ही व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आकर मिलजुल कर कार्य यानी कि क्रियाएं करते हैं, जिससे संबंधों का विकास होता है। इस प्रकार समाज में मनुष्यों के बीच अन्योन्याश्रित प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी कि सभी का एक दूसरे पे पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है। ओके। समाज एक जटिल व्यवस्था है। जैसे कि हम सभी को पता है, समाज का स्वरूप सरल नहीं है। समाज का विकास किसी एक या कुछ संबंधों के द्वारा नहीं होता है। हम पीछे भी समझते हुए आ रहे हैं कि समाज क्या है, इसका जो विकास है किसी एक मनुष्य या एक से दो मनुष्य के संबंधों के द्वारा नहीं हो सकता है। ठीक है। इससे मनुष्यों के सभी प्रकार के संबंध सम्मिलित रहते हैं। समाज में समानता के साथ असमानता तथा सहयोग के साथ असहयोग, यह संघर्ष भी पाया जाता है। समाज स्वयं तो अमूर्त है, परंतु इसमें अनेक समूह और उपसमूह रहते हैं। इन सभी कारणों से समाज का स्वरूप सरल नहीं वरन जटिल होता है। ठीक है। तो समाज एक जटिल व्यवस्था है। अब देखते हैं आखिरी जो हमारा पॉइंट है इसमें समाज की विशेषताएं में, वो क्या है, समाज परिवर्तनशील है। ठीक है। समाज जड़ नहीं चेतन है। भौगोलिक दशाएं, जनसंख्यात्मक कारक, प्रौद्योगिकी कारक, आर्थिक कारक, सांस्कृतिक कारक आदि में परिवर्तनों के कारण कोई भी समाज एक जैसी दशा में न रहकर परिवर्तित होता रहता है। तो इसीलिए क्या है, हमारा समाज परिवर्तनशील है। तो आज की वीडियो में समझा समाज क्या है। ठीक है। अगली वीडियो में हम समझेंगे समाजीकरण क्या है, उसके बाद आधुनिकीकरण क्या होता है, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, करना न भूलें, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी अवश्य कर दें। ओके, थैंक यू।